डॉक्टर समित शर्मा साहब का एक बार पुनः तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिएगा। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व के पल हैं कि डॉक्टर समित शर्मा साहब अपनी उद्बोधन के लिए हमारे बीच पधारे हैं और आज हम लोग यहां से वो हासिल करके जाएंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत बहुत एक बार पुनः तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करें। थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय घनश्याम जी और उनकी पूरी टीम को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले कार्यक्रम जब इन्होंने किया था तो उसमें करीब 800 बच्चे थे और मैंने इनसे ऐसी आग्रह किया, मेरे मन में विचार आया, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तो उसी दिन इन्होंने 26 जनवरी को प्रॉमिस कर दिया था कि बिरला ऑडिटोरियम में फंक्शन रखेंगे और पूरे राजस्थान भर से बच्चों को बुलाएंगे। जो आपने कहा वो कर दिखाया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं उससे पहले समाज के सभी जो प्रबुद्धजन हैं वो यहाँ मौजूद हैं, प्रधान जी भी मौजूद हैं, चेयरमैन साहब भी, सभी यहाँ प्रदेश के पूर्व लखन जी, संजय जी, वर्तमान और बहुत सारे भविष्य भी बैठे हैं यहाँ। विचार करना पड़ेगा कि ऐसा आयोजन, सम्मान समारोह बच्चों को मोटिवेट करने के लिए साल में एक बार हो ही हो, आवश्यक रूप से हो। और प्रत्येक जिले में एक्चुअली बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और आप और कुछ भी ना दें, कोई रुपए के देने की बात नहीं है, कोई ये जो ट्रॉफी देने की बात नहीं है, आप सिर्फ उनको एक कागज़ पे छपवा करके एक प्रशस्ति पत्र दे दीजिए, उसी से बच्चे आगे बढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे और यही काम हमें करना है। तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। तैयार है? ताली बजाए जोर से। सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा को नमन, हंस वाहिनी विद्यादायिनी मां सरस्वती को नमन। और हम भगवान की प्रार्थना से बात शुरू करेंगे। हम मन की शक्ति की बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मजा जब आएगा जब मैं आपसे आधे पौन घंटे 1 घंटे बात करूंगा, जैसी आपकी रुचि होगी। और ये जो 1 घंटा है, आप कोशिश करना कि आपके जीवन का एक मेमोरेबल, एक यादगार 1 घंटा बन जाए, ये प्रयास करना। उससे आगे एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 1 घंटा है, आप सोचें जिस प्रकार अभी चोयल साहब ने इतनी शानदार बातें बताई, सिर्फ सुनने से, जानने से, समझने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें सबको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है ये बात यहां से जाकर के, यहां समझ के फिर यहां पे उतरनी चाहिए। जब बात दिल में उतर जाएगी तो ही परिवर्तन आएगा, और दिल में उतरने के बाद ये एक्शन में आना चाहिए, हाथों में आना चाहिए, हमारे पैरों में आना चाहिए। उसके बाद ही आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूं वो आपका जीवन बदल सकता है। ये जो बच्चे आए हैं इनका भविष्य बदल सकता है। समाज और देश का भविष्य बदलने का अवसर भी आज है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस अवसर को खाली ना जाने दें। दुनिया में सबसे जो कॉमन काम है या सबसे प्रचलित काम है वो है बदलना। पर वो किसको बदलना? दूसरों को बदलना। यार ये ऐसा नहीं करता, ये पड़ोसी ऐसे करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, पत्नी बात नहीं मानती, बॉस हमारी सुनता नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि वो हमारे हिसाब से काम करे। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना। तो आज वो मन की शक्ति लेके जाएं और दूसरों की जय से पहले खुद की जय का प्रयास करें, ये संकल्प लेके जाएं। ताली बजाओ, आगे बढ़ेंगे। खट खट। नेक्स्ट लीजिए। अच्छा मेरे पास है। ये क्या लिख दिया? आज जो इतने सारे अभ्यर्थी आए हैं और अभ्यर्थी से ज्यादा उनके पेरेंट्स आए हैं, सफलता के लिए क्या चाहिए? ऑफ कोर्स प्रेरणा चाहिए, प्रयास चाहिए, पर जुनून चाहिए, दीवानापन चाहिए, पागलपन चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए, एक कार्य योजना चाहिए और बार बार प्रयास और अभ्यास चाहिए। ये जुनून वैसा ही होता है जैसा भक्त शिरोमणि मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति था। या अगर हम आज की फिल्मों के संदर्भ में देखें तो हीर रांझा का जो आपस का जो प्रेम का संबंध था या रोमियो जूलियट का संबंध था, वही जुनून, वही पागलपन जब सफलता के लिए होता है
तो निश्चित रूप से सफलता मिलती ही मिलती है। ये सफलता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम कारक है। और जो शब्द अपनी प्रेमिका के लिए कहे जा सकते हैं वही सफलता के लिए भी कहे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। सफलता से कह रहा है, प्रेमिका से नहीं। मैं तुझसे दूर कैसे हूं, तू मुझसे दूर कैसे है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। अगर ये जुनून है, अगर ये पागलपन है, सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। एवरीथिंग एल्स विल फॉलो ऑन इट्स ओन। एग्रीड? चलिए, तो पहला आपने भी कहा था और मैं भी कह रहा हूं, शुरुआत यहीं से होती है। अपने लिए कुछ तय करना, सपने देखना। और सपने कैसे? मन के लड्डू कैसे हों? खूब सारे हों, मोटे मोटे हों, मीठे हों और पूरे आनंद देने वाले हों, फ्लेवर्ड हों। जैसा जीवन आप अपने लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वैसे सपने देखना। और सपने कैसे? सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने ही ना दें। और मैं बता रहा हूं आपको, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। 8 साल 10 साल पहले मैं ICDS में था, तो मुझे बहुत शौक था कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, करीब 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन होती है। तो मेरी वाइफ आई हैं, वो इस बात की गवाही देंगी कि जब मैं उस डिपार्टमेंट में आया तो सुबह 5:45-6 बजे उठ करके और मैं अपने ऑफिस के काम में लग जाता था, क्योंकि मेरा एक सपना था। जिस भी व्यक्ति का सपना होता है, कोई भी सपना हो सकता है, वो जुनूनी होता है, वो दीवाना होता है। और जब दीवानों की तरह उस सपने के पीछे हम पड़ते हैं तो वो सपना निश्चित रूप से पूरा होता है। अगर जो भी अभ्यर्थी आए हैं, अगर आप उस मेंटल स्टेट में नहीं हैं, अगर आप उस फिजिकल स्टेट में नहीं हैं और आप सोचते हैं कि हम तो स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम कोचिंग जाते हैं, पर वो अगर दीवानापन नहीं है तो आप सफलता से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। एक सपना देखा, राइट ब्रदर्स ने एक सपना देखा आज से 125 साल पहले। वो जब स्कूल जाते थे तो साइकिल के कल पुर्जों की दुकान थी, साइकिल रिपेयर करने की दुकान थी। उस समय प्रचलित धारणा ये थी कि जो भी वस्तु हवा से भारी है वो आसमान में उड़ नहीं सकती। और राइट बंधुओं ने पहले ग्लाइडर बनाया, ग्लाइडर में इंजन फिट किया और 17 दिसंबर 1903 को वो दिन आया जब दुनिया का सबसे पहला वायुयान हवा में 19 सेकंड के लिए उड़ा। उसी दिन उन्होंने 4 बार उड़ाया और चौथे प्रयास में वो 3 मिनट तक पहुंच गया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एविएशन की हिस्ट्री में एक नया अध्याय लिखा गया। मैं कुछ आपको कल्पना ऐसी बता रहा हूं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, और जो हम सोच सकते हैं वो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये एक ऐसी कल्पना थी। सबको पता होगा कि धीरू भाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, और वो व्यक्ति था जिसने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपना व्यवसाय बढ़ाना है, मुझे भारतीय लोगों को अलग अलग उत्पाद और सुविधाएं देनी है। और उसने रिलायंस का पूरा बड़ा साम्राज्य अपने जीवन काल में शुरू किया। बड़ी बात यह नहीं कि उन्होंने रिलायंस का साम्राज्य शुरू किया, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले एक व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बनूंगा। जिसने सोच लिया उसने कर दिखाया। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन माइंड एंड देन ऑन ग्राउंड। पहले हम दिमाग में उसको सोचते हैं कि हमें क्या करना है, और फिर उसको हम धरातल पर उतारते हैं। ऐसा ही धीरू भाई ने किया। सपने से आगे क्या? लक्ष्य। लक्ष्य कैसे? बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। 1865 में लुई कैरोल नामक एक लेखक ने यह प्रसिद्ध कहानी लिखी थी। कितनी महत्वपूर्ण होगी कि आज मैं 1865 की कहानी
मैं आपको 2025 में सुना रहा हूँ। और एलिस इन वंडरलैंड उस किताब का नाम है। और वो छोटी बच्ची एक पेड़ के नीचे अपनी बुआ की गोदी में बैठे बैठे सो गई और वो एक विचित्र दुनिया में चली गई, सपनों की दुनिया में चली गई। वहाँ इसको अलग अलग पात्र मिलते हैं। वो कहीं खो जाती है वंडरलैंड में। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिलती है, आगे दोराहा होता है। वो उस मुस्कुराती हुई बिल्ली से पूछती है कि मुझे रास्ता बताओ। बिल्ली उससे पूछती है कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है। एलिस कहती है यह तो मुझे नहीं पता। तो बिल्ली कहती है फिर रास्ता क्यों पूछ रही हो, तुम कोई भी रास्ता ले लो, तुम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगी। अगर आज जो एलिस इस बिरला सभागार में बैठे हैं, अगर उनको ये पता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं तो हम लोग रास्ता दिखा पाएंगे। अगर उनको ये पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम ये तय करें, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन का एक टिकट होता है, टिकट पे लिखा रहता है डेस्टिनेशन जयपुर टू दिल्ली, टाइम लिखा रहता है, ट्रेन का नाम, प्लेटफॉर्म नंबर, सब कुछ लिखा रहता है, सब कुछ तय होता है। तब उस ट्रेन में हम बैठते हैं तो हम दिल्ली या कलकत्ता या जहां भी जाना होता है हम पहुंचते हैं। पर अगर हमने वो टिकट नहीं लिया है, अगर हमने सोचा नहीं है, हमने विचार नहीं किया, हमने अपना लक्ष्य तय नहीं किया, हम ऐसे ही गाड़ियां बदलते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। यह है लक्ष्य का महत्व। मिल्खा सिंह, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अनाथ होकर के ये भारत में आ गए, बहुत गरीबी में रहे, सेना में भर्ती हुए, पर उन्होंने अपने एक लक्ष्य तय किया, मुझे भारत का सबसे तेज धावक बनना है। और वो बन गए। सोचा, मेहनत करी, बन गए। फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। लक्ष्य के बाद क्या? फोकस, एकाग्रता। सोच तो लिया कि ये करना है, सोच तो लिया कि घनश्याम जी और उनकी टीम ने जयपुर में एक कार्यक्रम रखा है, पर पता नहीं जब कहाँ जयपुर में कहाँ जाना है, कब जाना है, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये क्लैरिटी आती है जब महाभारत काल में हम चलते हैं। द्रोणाचार्य अपने 5 शिष्य से पूछते हैं, आज धनुर्विद्या की परीक्षा है, बारी बारी से आप निशाना लगाएंगे। पहले बारी आती है नकुल की। नकुल, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, मुझे ये पेड़, ये पहाड़, ये जंगल, ये नदियां, ये जमीन सब दिखाई दे रही। बढ़ चढ़ के बताते हैं। सहदेव भी यही बताता है, भीम भी यही बताते हैं, और युधिष्ठिर भी यही बताते हैं। अंत में बारी आती है अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य उससे वापस पूछते हैं, हे अर्जुन, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोलते हैं, गुरुजी प्रणाम, मुझे उस सामने बड़ के पेड़ पर टंगी हुई काष्ठ की चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी उससे वापस पूछते हैं, क्या तुम्हें ये पेड़, पत्ते, डालियां, आसमान, पंछी कुछ नहीं दिखाई दे रहा? अर्जुन वापस उत्तर देते हैं, नहीं, मेरी निगाहें, मेरी नजरें, मेरी दृष्टि सिर्फ अपने लक्ष्य पर है। जिस बच्चे को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है, जिसको फिर व्हाट्सएप दिखाई नहीं देता, फेसबुक दिखाई नहीं देता, इंस्टाग्राम दिखाई नहीं देता, यूट्यूब दिखाई नहीं देता और कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो बच्चा निश्चित रूप से अर्जुन की तरह सफल होगा ही होगा जीवन में। और गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, चलाओ बाण। और आप सब समझ सकते हैं कि अगर लक्ष्य पे आंखें केंद्रित रख के हम जब बाण चलाएंगे तो निश्चित ही वो बाण लक्ष्य को भेदेगा ही भेदेगा। यही नियम है। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना बता रहा हूं मैं आपको। 125 साल पुरानी घटना है। आप एक बार कल्पना करें, ये जो मैंने कुछ तैयार किया है, बहुत रिसर्च के बाद तैयार किया है। और मैं आपको भी कोई रिसेंट 10 साल 20 साल पुरानी भी घटना बता सकता, बट मोटिवेशन के इतिहास में, मैनेजमेंट के इतिहास में जो बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आए, वो सब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ऐसा ही एक उदाहरण है फ्लोरेंस चैडविक का। फ्लोरेंस चैडविक एक ऐसी महिला थी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया। प्रथम बार उसने पार किया। वो दूरी थी
इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जितनी दूरी होती है करीब 20-25 किलोमीटर होगी। एक और चैनल आया, कैटलीना चैनल, यूएसए के पास में, 34 किलोमीटर उसकी दूरी थी। 1952 में जब वो पहली बार उसको पार करने के लिए गई तो उसने करीब 1 घंटे वो तैरी होगी, लगभग 1 घंटा। और जब वो अपने लक्ष्य से मात्र 1 किलोमीटर दूर थी, 33 किलोमीटर तैर ली थी, 1 घंटा पूरा हो गया था, उसके सामने कोहरा आ गया, धुंध आ गई, ठंड बढ़ गई। वो निराश हो गई, हताश हो गई, उसने हार मान ली। उसने नाव जो साथ चलती थी उनको बुलाया, वो नाव में बैठ गई, वापस आ गई। जब उसको बाद में पता लगा कि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गई थी, उसे बहुत दुख हुआ। उसने वापस तय किया, मैं वापस जाऊंगी, इसी वर्ष जाऊंगी। उन्होंने कहा अब तो और ठंड बढ़ेगी इस साल में, अभी मत जाओ, यूएसए में बाद में ठंड बढ़ती है। तो उन्होंने कहा आप अभी मत जाइए। उसे कहा नहीं, मैं जाऊंगी, निश्चित रूप से आऊंगी और विजयी होकर आऊंगी। वापस गई। इस बार जैसा कि उसने संकल्प लिया था, जैसा कि उसने तय किया था, वो मात्र 43 मिनट में वो 34 किलोमीटर की दूरी उसने पूरी कर ली। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है। ताली बजाने की बात है जब उससे पूछा गया कि तुमने ये कैसे किया, तो उसने जो उत्तर दिया वो सभी के लिए अनुकरणीय है, आदर्श है। उसने कहा कि पिछली बार जब कोहरा आ गया था तो मुझे सामने किनारा दिखाई नहीं दे रहा था और मैं निराश हो गई। इस बार भी कोहरा आया, इस बार भी धुंध आई, पर मैंने मेरे लक्ष्य का, मेरे किनारे का, मेरी मंजिल का चित्र मन में बना के रखा था। मुझे पता था कि कोहरा आ गया पर इसके 1 किलोमीटर दूर के किनारा है, और क्योंकि मैंने मानसिक चित्र बना रखा था मेरे लक्ष्य का, मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जिसके दिमाग में ये पिक्चर है, क्लैरिटी है कि हम में से बहुत से लोग सफलता से मात्र कुछ ही दूर रह करके वापस लौट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। फोकस का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब सूर्य चमकता है तो उसकी किरणें बिखरी रहती है पूरी धरती पे सब जगह। उससे कहीं कोई कागज नहीं चलता, कोई अजीब घटना नहीं होती। पर जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने हाथ में मैग्नीफाइंग लेंस लेकर के अगर जो सूर्य की बिखरी हुई किरणें होती हैं उन्हें एकत्रित करता है, उन्हें एकाग्र करता है, उनसे फोकस करता है और किसी वस्तु पर रखता है, जैसे कागज पर रखता है, तो वो कागज चल उठता है। जब किरणें और प्रयास बिखरे हुए रहते हैं तो एक सामान्य घटना होती है। जब किरणें और प्रयास एकाग्र हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, चमत्कारी घटनाएं होती है। एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सकारात्मक सोच, तो ऐसा है किसी को उबासी आई है शानदार, तो एक बार शानदार ताली बजा के और तो कब जीतेंगे? जब हमारी सोच पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे, और ये रखेंगे, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। अगर हम ध्यान रखेंगे कि हमारा अंतर्मन, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा भगवान हमारे साथ है, ये सकारात्मक सोच, ये पॉजिटिव सोच रखेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं? ऐसे पीछे वाले नहीं माने अभी। अरे जीतेंगे कि नहीं? ऊपर वाले नहीं जीत रहे भाई। हाँ जीतेंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट लीजिए। ये कौन है भाई? कौन पहचानेगा? पढ़ के नहीं बोलना है, ये तो नाम एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। 2 कारणों से उनका नाम जाना जाता है। एक तो ये कि जब वो स्कूल में थे तो उन्हें उनके टीचर्स ने मंदबुद्धि माना और एक लेटर लिख करके और उनके हाथ में पकड़ा दिया कि अपनी मम्मी को दे आना और कल से स्कूल मत आना। वो बड़े उत्सुक थे। उन्होंने कहा कि इसमें, मम्मी से कहा, वो लेटर दिया कि मम्मी इसमें क्या लिखा है? उनकी मम्मी ने कहा कि इसमें लिखा है कि हमारा स्कूल इस लायक नहीं है कि हम इस विलक्षण बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए तुम्हें वापस भेज दिया, पर मेरे टॉमी को मैं पढ़ाऊंगी। थॉमस को उनकी मम्मी टॉमी बोलती थी। मेरे टॉमी को मैं पढ़ाऊंगी। और देखिए, कई सालों बाद जब उनकी माँ का देहांत हो गया और वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो माँ की ड्रॉर में वो स्कूल वालों को पत्र लिखा और स्कूल वालों ने लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है,
वो हमारे स्कूल में और बच्चों के साथ पढ़ने लायक नहीं है। पर क्योंकि थॉमस एडिसन को ये बात पता नहीं थी, उसी प्रकार एक बहरे मेंढक के प्रकार जब बहुत सारे मेंढक उछल के और उचक के एक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे कह रहे थे, तो पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, तू छोटा मेंढक है, कैसे चढ़ पाएगा। वो बार बार कह रहे थे, पर एक मेंढक ऊपर चढ़ गया। उससे पूछा कि भाई तू कैसे चढ़ गया, तो उसने कहा मैं तो बहरा हूं। जो दुनिया की बातों में आ गया, जो नेगेटिविटी में आ गया, जो क्रिटिसिज्म में आ गया, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जो अंदर विश्वास कर रहा है, अपने ऊपर विश्वास कर रहा है, जिसने सोच रखा है, जिसने तय कर रखा है, वो मेंढक या इंसान ऊपर पहाड़ तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो थॉमस अल्वा एडिसन की भी मम्मी ने बात नहीं मानी और बच्चे को, विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने जितने आविष्कार किए हैं और किसी वैज्ञानिक ने इतने आविष्कार नहीं किए, और जब तक ये दुनिया रहेगी शायद ही कोई कर पाएगा। ताली बजाइए उनके लिए। पर बाधाएं देखिए, जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था तो 1000 बार उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। 1001वां एक्सपेरिमेंट था, उसमें बल्ब का आविष्कार हुआ। जो हम जल रहे हैं ना यहाँ पे, उससे पहले जलती नहीं थी, मोमबत्ती लालटेन जलती थी और मशालें जलती थी। ये उस व्यक्ति की वजह से आज दुनिया भर में रोशनी है। एक व्यक्ति का प्रयास कितना महत्वपूर्ण है। तो उनसे पूछा कि आप 1000 बार असफल हुए, आपको बुरा नहीं लगा, आपको कैसा लगा? तो थॉमस ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। नजरिए की बात है, सोच की बात है। यह कहानी आप सबने सुनी होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं बात करता हूं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जब बॉम्बे आए थे, उनके पिता का नाम कौन था, कौन बताएगा? सबको पता है। कोर्स की चीजें नहीं पता, ये सब पता है। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे। अमिताभ बच्चन पहले आए थे तो वो पहले गए रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो होता था उस समय, उसमें गए। उनको बताया कि उनकी आवाज़ सही नहीं है, वो रिजेक्ट हो गई, आवाज़ रिजेक्ट हो गई। अमिताभ बच्चन बहुत निराश रहे, फिल्मों में प्रयास किया, उनकी जो शुरुआती फिल्में थी उसमें असफल हो गए। जब अपने पिता के पास गए, हरिवंश राय बच्चन ने एक जिम्मेदार पिता के रूप में बहुत बड़ी बात कही, बेटा जो अपनी इच्छा है, जो मन की इच्छा है, वो अगर पूरी हो तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि अपनी इच्छा पूरी नहीं हो तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रभु इच्छा है, वो भगवान की इच्छा है। और वही अमिताभ बच्चन आज भारत ही नहीं, विश्व भर की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े अभिनेता हैं, सबसे बड़े नायक हैं। इधर आ गए हम, वो ऐसे फेल हुए। एक राजा था, अपनी तलवार साफ कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई छोटी। कहानी सबने सुनी होगी, मैं अलग तरीके से बताता हूं आपको। मंत्री साथ में था, वो हमेशा वो कहता, बोल साहब जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ। तो मूर्ख था, राजा के सामने कह दिया कि साहब ये तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया, बोले मेरी उंगली कट गई, ये कह रहा बहुत अच्छा हुआ, बोले इसको जेल में डाल दो। उसको बेचारे को जेल में बंद कर दिया। थोड़े दिन बाद राजा शिकार करने गए, कबीले वालों ने उनको घेर लिया, पकड़ लिया और उनकी बलि देने की तैयारी कर ली। इतने में जब उनको नहला धुला रहे थे बलि से पहले, किसी ने देखा, अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है। उसने कहा साहब तो अंग भंग है, इसका तो अधूरा है, इसकी बलि नहीं हो सकती। उसको छोड़ दिया, वापस आया। आते ही पहले वो उसके जेल में गया, वो भाई तू सही कह रहा था, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरी जान बच गई तेरी वजह से। कहानी पूरी नहीं हुई। बोले मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पर देख तूने मुझे ऐसे बोला, तुझे जेल में डाल दिया, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? बोले महाराज अगर आप जाते शिकार के लिए तो अकेले थोड़ी जाते, मैं साथ जाता और अगर आपको छोड़ देते तो मेरा नंबर लग जाता। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। पॉजिटिव भाव से स्वीकार करना, जो भी प्रभु इच्छा है, जो भी भगवान की इच्छा है। हम प्रयत्न करेंगे, हम प्रयास करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमेशा हम विजयी नहीं होंगे, समझ रहे हैं? बट जो जैसा है
जो भगवान की इच्छा है, जो प्रभु की इच्छा है, उसको स्वीकार करना, आगे बढ़ना। मैं एक अपना उदाहरण बता रहा हूँ। अभी मुझे घनश्याम जी बताया, सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ के आप एक्सपीरियंस बताना। मेरे को आईएएस का एग्ज़ाम कई बार देना पड़ा और मुझे संकोच नहीं होता, मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मैंने जब पहली बार दिया तो मेरा इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आया। दोबारा जब दिया तो मुझे अलाइड सर्विसेज मिल गई रेलवेज में, तो मैंने कहा इसमें नहीं जाएंगे, हम तो आईएएस में जाएंगे, तो हम नहीं गए। तीसरी बार फिर एग्जाम दिया, मेंस लिखा, इंटरव्यू का ही कॉल नहीं आया। मैं कितना दुखी था। चौथी बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो प्रभु इच्छा से मेरा सिलेक्शन भी हुआ, आईएएस प्रॉपर में हुआ और राजस्थान कार्डर होम कार्डर मिल गया। मैं और मेरे फादर हमेशा एक ही साथ खाना खाते हैं, हमेशा, इतने सालों से मैं इतना बड़ा हो गया। एक बात कहते हैं कि पापा अपने पास 100 करोड़ रुपए नहीं है, पर अगर हम किसी को 100 करोड़ रुपए भी दें तो वो चीज़ नहीं मिल सकती जो हमें भगवान ने निःशुल्क दे दी है। यह है प्रभु इच्छा। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जो सुन नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, फिर भी वो दुनिया की महानतम लेखिका और वक्ता बनी। और आज जो भी व्यक्ति कोई दृष्टि बाधित है या कोई सुन नहीं सकता या कोई उसमें निशक्ता है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दूसरों के लिए मिसाल है। ये एक नया विषय मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दृष्टिकोण परिवर्तन। किस किस को मजा आ रहा है, कौन कौन बोर हो रहे हैं? मजा आ रहा है तो हाथ खड़ा करो, ताली बजा दो, मजा आ रहा है तो चलो ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? पैराडाइम शिफ्ट, सोच में परिवर्तन। जब भी हम हमारे आसपास देखते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और उससे परिणाम मिलता है, इसका मतलब है कि जो हमारी जमी जमाई सोच है, जो हमारा देखने का तरीका है, जिस दृष्टि भाव से हम उसको देख रहे हैं, उससे भिन्न दृष्टि भाव से देखना, अलग तरीके से देखना। और जब हम ऐसा करते हैं तो चमत्कार होते हैं, बिल्कुल अलग परिणाम, 100% सफल परिणाम हमें मिलता है। मैं बताता हूं क्या होता है। पहले मैं आपको फिजिकल चीजों के साथ बताऊंगा, फिर हमारे आसपास के जीवन और इमोशनल चीजों से बताऊंगा हमारे जीवन में इसमें क्या महत्व है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत था? टोलोमी का सिद्धांत। उसने ये कहा था कि अर्थ जो है, पृथ्वी है, वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य, चंद्रमा, सारे तारे वारे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये दृष्टिकोण था, ठीक है। उसके बाद कोपरनिकस आए। 1400 साल तक पूरे दुनिया के लोग यही मानते थे कि अर्थ है, पृथ्वी है, वो ब्रह्मांड का केंद्र है। उसने कहा नहीं नहीं, जियोसेंट्रिक मॉडल गलत है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। इसका मतलब कि सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। एकदम से दुनिया की पूरी सोच बदल गई, बिल्कुल अलग बात है उन्होंने कही। वो भी 400 साल तक लोगों ने मानी। अब जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी आ गई, उसमें पता लगा अरे भाई ये तो न तो धरती की चारों तरफ कोई चक्कर लगाता है, न सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये तो खुद ही चक्कर लगाते हैं, गैलेक्सी का पार्ट है। आवर सन, ये हमारा सूर्य है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका एक औसत तारा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य गैलेक्सियां और तारे हैं। ये आज की सोच है। हो सकता है 100 साल बाद कोई नई सोच आ जाए, इसको देखने का अलग तरीका आ गए। वही चीज पहले लोग अलग चीज देखते थे, अलग चीज समझते थे, अलग चीज मानते थे, अब भिन्नता से देख रहे हैं। अब जब ये सिद्धांत आया तो क्या फर्क पड़ा? ये जब चीजें पता पड़ी तो साइंस आगे बढ़ी। मनुष्य पहले चांद पे गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। अब मंगल पे जाने की बात हो रही है ना। अब अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो रही है, क्योंकि अब ये सही सिद्धांत पता है। जीवन में इसका क्या महत्व बताता हूं। एक और उदाहरण, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। विश्व भर में सभी लोग मानते थे कि अगर कोई सरकार से लड़ना है, या हम उसको बोलते थे इंपीरियलिस्ट पावर, मतलब जो ब्रिटेन की सरकार थी, जिन्होंने भारत पर कब्जा कर रखा था, भारत पे शासन करते थे, उनसे लड़ना है तो हमें तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, तोप चाहिए, हथियार चाहिए। हथियार उठाएंगे, उनको मारेंगे, भगाएंगे, तब हमारा देश आजाद होगा। और ये बात कोई छोटी मोटी सरकार के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार के लिए थी, जिसके लिए कहा जाता था कि जिसका राज्य
पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है और जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि इधर रात होती थी, इधर दिन हो जाता, इधर दिन हो तो पूरे समय जिस राज का शासन चलता है वो है ब्रिटिश शासन। पर गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, हथियार ही हो कोई जरूरी नहीं है, सत्याग्रह और अहिंसा से भी दुश्मन को भगाया जा सकता है। और किसको? ब्रिटिश शासन को। और वो सूर्य जो अस्त नहीं होता, 15 अगस्त 1947 को सूर्य अस्त कर दिया और तिरंगा झंडा ऊपर चढ़ा दिया। बिल्कुल अलग सोच, लड़ाई से नहीं अहिंसा से देश को आजाद कराया। तीसरी सोच, पहले फोन आते थे, मान लो हम जब कॉलेज में थे, मेडिकल कॉलेज में, तब वो फोन आते थे, वो काले काले कीपैड टाइप, इनके पास अभी भी हरिशंकर जी के पास ठीक है। फोन का मतलब बात, फोन का मतलब मैसेज और कुछ नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा नहीं नहीं नहीं, फोन का मतलब क्या? फोन का मतलब बात, फोन का मतलब मैसेज, फोन का मतलब इंटरनेट, फोन का मतलब एंटरटेनमेंट, फोन का मतलब म्यूजिक, फोन का मतलब व्हाट्सएप, फोन का मतलब सब कुछ, फोन का मतलब कैमरा भी, सब कुछ। तो उन्होंने आईफोन या मॉडर्न एंड्रॉइड फोन है उसका आविष्कार किया। और देखो जिस तरह से थॉमस अल्वा एडिसन की वजह से ये जो रोशनी आ रही है ना, ये आज हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास, लगभग 99% लोगों के पास उन्होंने जो किया था वो मोबाइल मौजूद है या नहीं? ताली बजाइए, आगे बढ़िया। सोच का फर्क है, मोबाइल वही, सोच नहीं है। एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, पैराडाइम शिफ्ट का उदाहरण बता रहा हूं, है ना। ये हमारे परिवार में काम आएगा, ये हमारे ऑफिस में काम आएगा, ये हमारे बॉस के साथ हम व्यवहार करेंगे तब काम आएगा, ये जब हमारे पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाएगा तब काम आएगा। वो क्या है? एक बार एक ट्रेन में, रेलगाड़ी में एक आदमी सफर कर रहा था, अखबार पढ़ रहा था अपना शांति से। सामने एक स्टेशन पे एक पिता चढ़ा, उसके साथ उसके 2 छोटे बच्चे थे। वो जैसे ही ट्रेन में चढ़े उन्होंने कोहराम मचाना शुरू कर दिया, कभी झगड़ा करते, कभी एक दूसरे पर पानी फेंक देते, कभी खाना नीचे गिराए थे। तो जो आदमी अखबार पढ़ रहा था उसको स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसा लापरवाह पिता है, कितना नालायक है, बच्चे पूरी ट्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं बोल रहा, इनको चुप भी नहीं करा रहा, इनको डांट भी नहीं रहा, इनको समझा भी नहीं रहा। तो जो आदमी अखबार पढ़ रहा था उसके मन किया कि इस आदमी को कुछ उल्टा सीधा सुना दें या इसके चांटा लगा दें, इतना गुस्सा उसको आ रहा था। थोड़ी देर बाद उनका शोर और बढ़ा और एक बच्चे से गलती से उसका जो अखबार था उस पर हाथ लग गया और उसका अखबार फट गया। अब तो उसके गुस्से का जो बांध था, सब्र का बांध था, वो टूट गया। उसने उस आदमी को कह दिया, कितने लापरवाह पिता हो, कितने नालायक हो, तुम्हारे बच्चे पूरी ट्रेन को डिस्टर्ब करते, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पिता ने उत्तर दिया, सॉरी, हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, इनकी माता का 2 घंटे पहले देहांत हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह बात इन बच्चों को मैं कैसे बताऊं। क्या हुआ उसके बाद? जो व्यक्ति ये सोच रहा था कि इन बच्चों की पिटाई कर दूं और इसके पिता को गाली निकालूं, उस व्यक्ति ने एकदम से सोचा, क्या सोचा? भाई मेरी बोतल से पानी पियो। उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठाया, उन पे दुलार करने लगा, अपने टिफिन से सैंडविच निकालकर उन दोनों बच्चों को खिलाए। 1 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि उसकी सोच में और व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया? क्या हुआ बताइए? कौन बताएगा? अब इसके लिए टॉफी मिल सकती है। ज्यादा कठिन प्रश्न तो नहीं है? हाँ? हाँ? नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया, है ना। हाँ, नहीं, हृदय भी सही है। तो अब मैं बताता हूं आपको, जैसा हम चीजों को देखते हैं, जैसा हम समझते हैं, वैसा ही हमारी फीलिंग्स होती है। द वे वी सी थिंग्स, वी फील थिंग्स, वी बिहेव एट थिंग्स। जब हम, तो क्या हुआ, पहले वो देख रहा था यार डाला, उसका दृष्टिकोण क्या था? ये लापरवाह पिता है, साले शोर कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसने तो उसका एक्शन क्या था? उसका एक्शन था कि चांटा लगाते हैं, गाली निकालते हैं। पर जब उन चीजों को भिन्न रूप में देखा, जब उसको ये पता लगा कि अरे ये तो बच्चे तो बहुत बेचारे बेबस हैं, ये पिता तो देखो उसके साथ दुख का पहाड़ टूट गया, उसका व्हेन वी सी थिंग्स डिफरेंटली, वी फील डिफरेंटली
एंड वी बिहेव डिफरेंटली। अब समझ ना, ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया, इधर से इधर आ गया। किसने दिया था उत्तर ये? चलो आपको देते, लीजिए, ताली बजाइए इसके लिए। तो अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है कि जब अखबार पढ़ने वाले आदमी की तरह, मैं कई कहानियां सुना सकता हूं, लाइट से कोई परवाह नहीं है मेरे को, अखबार पढ़ने वाले आदमी की तरह जब हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, हमारा गाली निकालने का मन करता है, हमारा चांटा मारने का मन करता है, तो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पड़ोसी को, अपने बॉस को, अपने सबॉर्डिनेट को और उसकी जो परिस्थितियां हैं उसको उस नज़रिए से देखने की कोशिश करो जो उसका नज़रिया है। आपको हो सकता है चीज़ें बिल्कुल भिन्न नजर आए, हो सकता है आपकी सोच बदल जाए, आपकी फीलिंग्स बदल जाए, हो सकता है आपका व्यवहार बदल जाए। यही पैराडाइम शिफ्ट का महत्व है। नेक्स्ट लीजिए, ये बाइबल की कहानी है, जानोगे क्या? बोर तो नहीं हो रहे हरिशंकर जी? ठीक है, देखो आज रामायण, महाभारत, बाइबल सबसे बताएंगे। अभी आप इजराइल और पैलेस्टाइन के युद्ध के बारे में जानते हैं, है ना? तो उस समय भी होता, तब से चल रहा है, ईसा के समय से चल रहा है। तो फिलिस्तीन की जो सेना थी उसमें एक बहुत बड़ा सैनिक था, दैत्यकार था या राक्षस था, जिसका नाम था गोलियत। उसके बारे में कहा जाता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता, और जब भी वो आता था सेना में तो इजराइल के जो सैनिक थे वो डर के भाग जाते थे, और इवन राजा भी उससे परेशान हो गया। तो डेविड नाम का एक ये था चरवाहा, भेड़ों को, बकरियों को चराता था। वो अपने गांव गया, उसको पता लगा, गांव वाले सब कह रहे साहब उस राक्षस के बारे में बात करते हैं। तो डेविड का जो भाई था उसने अपने भाई से कहा कि बोले ऐसी क्या बात है? तो उसका भाई बोला अरे तुम्हें पता नहीं है, वो इतना बड़ा है कि उसे कोई मार नहीं सकता। तो डेविड ने कहा उसे मुझे दिखाओ। जैसे उसने देखा, अरे पागल, ये तो इतना बड़ा है कि इसको कोई मारे तो चूक नहीं सकता। ब्रदर्स आइडिया वॉज दैट गोलियत इज टू बिग अ जाइंट टू किल, और डेविड्स आइडिया वॉज ही इज टू बिग टू मिस। और फिर इतिहास गवाह है कि मात्र एक गुलेल से, ये जो आपको डेविड दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में एक सिर्फ पत्थर और एक गुलेल है, उसके जो उसका अनकवर्ड पार्ट था माथा, ये स्टोरी बाइबल में लिखी हुई है, उसके माथे पे लगा और जो राक्षस था वो ढेर हो गया। वही दैत्य, वही राक्षस, अलग अलग नजरिया, अलग अलग परिणाम। ठीक है, चलिए तो अब क्या देखेंगे अपन? ये आपको दिख रहे दशरथ मांझी, बहुत महत्वपूर्ण इनका उदाहरण दिया जाता है, बिहार के थे। और ये इस बात का उदाहरण है कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। वैसे तो इसके बारे में नाना पाटेकर की एक बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर आई थी मच्छर के बारे में, कि एक अकेला मच्छर क्या कर सकता है। नहीं, वो आप जो सोच रहे हो वो गलत है। एक मच्छर अगर आ जाए बेडरूम में आपके तो पूरी रात आपको जगा सकता है, वो सोने नहीं देगा आपको। आपने जो सोचा वो भी सही है। तो एक व्यक्ति दशरथ मांझी, इसका गांव और इसके अस्पताल की दूरी 55 किलोमीटर दूर थी। और जब इसकी पत्नी फागुनी उनका नाम था, जब हॉस्पिटल जाना पड़ा, बीमार हुई, तो हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, उसकी डेथ हो गई। उसने अकेले ने तय किया कि मैं इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाऊंगा। उसके पास सिर्फ 3 चीजें थी, एक छेनी, एक हथौड़ा और तीसरा संकल्प शक्ति। और उसको 22 साल लगे, अकेला वो रोज जाकर के उस पहाड़ को काटता था, और जो रास्ता 55 किलोमीटर का था उसने उसको अपने प्रयास से 15 किलोमीटर का रास्ता बना दिया। इतिहास में अपना नाम उसने दर्ज कर लिया। ये मैं जीवन में बता रहा था आपको, बाधाएं हैं जो हमें लगता है परेशानी आ गई, दशरथ मांझी के जीवन में आई। ये जयपुर की बिटिया है। मैं इससे पहले जिस डिपार्टमेंट में था पीएचडी में, वहाँ पे हमारे एक आरएएस अधिकारी काम करते हैं, लेखरा साहब, उनकी डॉटर है अवनी। 11 साल की उम्र में जब ट्रेन से चढ़ रही थी, सॉरी एक कार से जा रही थी, तो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। यह जो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी तो कमर से नीचे का हिस्सा पूरा बेकार हो गया, काम नहीं करता। तब से व्हील चेयर पे है। पर उस चोट ने उसके सपनों को नहीं तोड़ा, और उसने तय किया कि मैं शूटिंग में अपना इंटरेस्ट लूंगी। और जब टोक्यो में
पैरा ओलंपिक्स हुए तो उस बच्ची ने अपने देश का नाम रोशन किया। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स। स्टीफन हॉकिंग को सब जानते हैं, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। मैं तो डॉक्टर हूं तो सरलता से नाम बोल दूंगा इसका, मोटर न्यूरॉन डिजीज। होता ये कि सिर्फ या तो ये उंगलियां हिलती है या चेहरे की कुछ मांसपेशियां हिलती है, बाकी कुछ नहीं हिलता। फिर भी उसने साइंस को हिलाने का संकल्प लिया। और आपको जो थ्योरी ऑफ टाइम आपको पता होगा, इनके जो रेडिएशंस हैं, हॉकिंग्स रेडिएशन, उसके बारे में पता होगा किस प्रकार उन्होंने जो साइमुलेशन थ्योरी दी बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप और हम जैसे जो साधारण व्यक्ति हैं, जिनकी इतनी बड़ी कोई बाधा नहीं है, वो भी शायद ये एफर्ट नहीं करते। तो हमें भगवान को धन्यवाद भी करना चाहिए और जो हमें अवसर दिया है उसका उपयोग भी करना चाहिए। फास्ट बढ़ेंगे। ये अंतिम कहानी बताता हूं मैं आपको। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। जब 9 साल की थी, पोलियो हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया, डॉक्टर ने कहा कभी चल नहीं सकती। इसने भी ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। शी बिकेम द फास्टेस्ट वुमेन ऑन अर्थ, है ना, जबकि डॉक्टर ने कहा था वो चल नहीं पाएगी। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अब हम बात कर रहे हैं असफलता। तो असफलता है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। मैंने मेरा बताया, मैं शायद 3 बार प्रयास नहीं करता तो शायद आईएएस में प्रॉपर में नहीं आता या मुझे राजस्थान का ऑर्डर नहीं मिलता। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवन में असफल नहीं हुआ हो। तो उस पर सीढ़ी है, उस पर पैर रखो जैसे इसमें दिखाया है और आगे बढ़ो। ये व्यक्ति आपको सफल दिख रहा है कि असफल? दोनों रंग दिखाता हूं मैं आपको। रामेश्वरम में पैदा हुए, इनके पिता नाविक थे। बचपन में अखबार बांट के अपना काम चलाते थे। किस किस ने अखबार बांटा है? मैं आपको एक बात और बता दूं, जिसने इतनी बड़ी बाधाएं देखी है उसी ने संघर्ष किया है, वो ही जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने बाधा नहीं देखी, उसने संघर्ष भी नहीं किया, वो आगे भी नहीं बढ़ा। सही है बात? इनका एक ही सपना था कि मुझे मिसाइल बनानी है, ठीक है। SLV बनाया, SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV 3 बनाया, फेल हुआ, फिर फेल हुआ, पर फिर फाइनली वो पास हुआ और भारत ने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा। इन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग की जो 5 जो भारत के सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, ये APJ अब्दुल कलाम ने बताया आफ्टर हिज फेलियर। अरे बात समझे? तो असफल थे कि सफल थे? हाँ, एक आध असफलता या कुछ असफलताएं सामान्य हैं, जीवन का एक पार्ट हैं। उसके ऊपर ही पैर रख के हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ऐसा करते हैं। एग्रीड? हेनरी फोर्ड को कौन जानता है? हेनरी फोर्ड को कौन जानता है? आप जानते हैं? हाँ, हैं? कार का आविष्कार किया वो, देखिए आओ, नाम बताओ जोर से। हैं? देखिए आओ, ताली बजाइए एक बार जोरदार। उन्होंने कार का आविष्कार किया, पर पता है करते क्या थे, काम क्या करते थे? कौन बताएगा हेनरी फोर्ड क्या काम करते थे? हैं? घड़ी साज थे, घड़ी रिपेयरिंग करने का काम करते थे। और उनकी बाधा यह थी कि 15 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, उनके पिता का देहांत हो गया था। मैकेनिक थे, है ना। उन्होंने उसमें प्रयास किया, न सिर्फ कार का निर्माण किया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी चीज दी जिसे हम असेंबली लाइन के नाम से जानते हैं। असेंबली लाइन का मतलब है पहले चेसिस बन के आता है, फिर बॉडी आती है, फिर ऊपर से लगाते हैं, फिर सब समझते हैं। तो सब विश्वकर्मा वंशज है तो सब जानते हैं असेंबली लाइन क्या होता है। एक बार उनके मित्र थे, उन्होंने उनको फोन किया कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आप मेरे ऑफिस आ जाओ, मेरे गैरेज पे आ जाओ। क्यों मिलना चाहते हो? तो बोले मैं देखना चाहता हूं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तो बोले जरूर आइए आप, वेलकम। वो आ गए, वो ढूंढते रहे, वहाँ ऑफिस कोई नहीं था, कुर्सी खाली थी, गैरेज में ढूंढते रहे। फिर वो पूछ रहे थे
कि हेनरी फोर्ड हैं क्या, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो एक आदमी कार के नीचे रिपेयर कर रहा था, वो दोनों हाथ खींचे और बाहर निकला, बोले हाँ मैं ही हेनरी फोर्ड हूँ। बोले मैंने आपको फ़ोन किया था ना, मैं आपसे सफलता का रहस्य जानने आने वाला था। बोले हाँ अभी चलो मैं ऑफिस में बताता हूँ। तो उसने कहा आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी सफलता का रहस्य पता लग गया। जो आदमी खुद अपना काम अपने हाथ से मेहनत से करता है, निश्चित रूप से वो सफल है। कड़ी मेहनत। एक गाना और साथ, मजा तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? ठीक है। तो कड़ी मेहनत में देखो, मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं माइकल फेल्प्स का, है ना। इनसे बड़ा एग्जाम्पल कड़ी मेहनत का, अभ्यास का शायद दुनिया में दूसरा नहीं है। और इनकी भी बाधा बताता हूं आपको। मैं इसलिए बाधा क्यों बता रहा हूं बार बार, हम भी जब पढ़ते थे, जब आईएएस के एग्जाम की तैयारी करते थे, तो हमें लगता था कि हम तो थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर हैं, कि मैथ्स में वीक हैं, कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, कि हमारे फादर तो ये जानते ही नहीं, कोचिंग तो हम ले ही नहीं पा रहे छोटे शहर में। इस तरह की अनेक चीज़ें हमारे दिमाग में आती ही आती हैं। ये एक्सक्यूजेस होते हैं, इनको सेट असाइड करना है। जो बार बार एक्सक्यूज बताता है उसको एक बीमारी होती है जिसको मेडिकल में एक्सक्यूसाइटिस बोलते हैं। यार एक्सक्यूज कर लो, कुछ करना नहीं है जीवन में। इनको क्या हुआ, इनको एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आप में से कोई डॉक्टर भी है क्या मेरे अलावा? चलो, नहीं मैं तो इसलिए पूछा था, कोई गलत बता दिया तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा। तो इन टीचर ने कहा अटेंशन डेफिसिट का मतलब इतना तो समझती हो, अटेंशन नहीं दे पाता, और हाइपर एक्टिव होता है। तो अपने मारवाड़ी बोले निचलो नहीं बैठे, उचपड़ो है। सही है हरिशंकर जी, लखन जी सही है। तो हाँ, तो बोले ये पढ़ तो पाएगा नहीं, बोले आप इसको स्पोर्ट्स में डाल दो। तो पिता ने इसको स्विमिंग पूल था उनके घर पे, उन्हें स्विमिंग करना सिखा दिया। और स्विमिंग में उस व्यक्ति ने क्या किया, रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। वो कहते थे कि आप अगर ये जानना है कि स्विमिंग की प्रैक्टिस क्या होती है, तो आप अपना हाथ 1 घंटे तक पानी में डुबो के रखो, हिलाना भी नहीं, कुछ नहीं करना, आपको पता पड़ जाएगा आपका हाथ कैसा हो जाएगा। 8 घंटे रोज संघर्ष करते थे स्विमिंग पूल में, और 8 घंटे रोज, और 365 दिन साल में। उन्होंने अपना बर्थडे भी वहीं मनाया। अमेरिका में क्रिसमस सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होता है, क्रिसमस भी वहीं मनाई। वो पता है क्या कहते थे, वो कहते थे कि अगर मैं हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेता हूं तो, या वो ये कहते थे कि अगर मेरा अपोनेंट हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेता है और मैं नहीं लेता, तो मैंने 1 साल में उससे 52 बार ज्यादा प्रैक्टिस की है। समझे? और ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति ही जब बीजिंग में ओलंपिक्स थे 8 गोल्ड मेडल लेके आया। अब तक के ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेने वाला कोई व्यक्ति है, वो माइकल फेल्प्स है। और जिसकी ऐसी सोच होगी और जितनी मेहनत करेगा, निश्चित रूप से तभी संभव हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं, करोड़ों लोगों के देश हैं, जो 1 मेडल भी नहीं ला पाए या 1 गोल्ड मेडल भी नहीं ला पाए। वो अकेला व्यक्ति अपने देश के लिए 23 गोल्ड मेडल लेके आया। कितनी बड़ी बात है कि हमारे जो फौलादी सीने और फौलादी बाहें हैं, हम अगर चाहें तो चट्टानों से भी राहें निकाल सकते हैं, हम अगर चाहें तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। और अगर किसी साथी ने हाथ बढ़ा दिया, किसी ने किसी की मदद कर दी, जैसा आज आपने कर दी घनश्याम जी की, तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, तो फिर इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए। बीथोवन की बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस इसकी बात जरूर करेंगे। और जो विश्वकर्मा हैं, जो कौशलता, दक्षता इसमें सबसे आगे हैं, वो प्रैक्टिस का महत्व उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। माइकलएंजेलो की बात है, माइकलएंजेलो का आपने नाम जरूर सुना होगा। सबसे बड़े मूर्तिकार थे, सबसे बड़े पेंटर थे। माइकलएंजेलो ने जब एक मूर्ति बनाई, करीब 6 महीने से ज़्यादा निकल गया। वो रोज़ मूर्ति को आते, उसको रोज़ गढ़ते, रोज़ उसको घिसते, कभी कहते ये लकीर टेढ़ी है, कभी कहते ये टेढ़ी है। तो उनका जो शिष्य था वो परेशान हो गया। उसने कहा कि सर, ये मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, किसी भी व्यक्ति को इसमें बाल बराबर भी कोई कमी या फर्क नजर नहीं आ रहा,
तो माइकल एंजेलो ने कहा, पर मुझे नजर आ रहा है और मेरे भगवान को भी नजर आ रहा है, दूसरा कोई नहीं भी देख रहा, हमें अपना काम परफेक्शन से करना है, माइकल एंजेलो की तरह। इनको कौन जानता है? अब दो टॉफी पर। इनको कोई जानता है क्या? पिकासो। कौन बोला? नाम बोलो। नहीं, अपनी अब बेटा नाम बोलो, नाम। चलो पहुंच पाता हूं। चलो दो बेनिफिट और डाउट देते हुए दोनों को दे दो लो, ठीक है? क्यों बताया नाम? पिकासो दुनिया के महानतम चित्रकारों में से एक थे। एक बार मेले में गए, कोई महिला उनको मिल गई, उन्होंने कहा कि आप मेरी पेंटिंग बना दो। उस व्यक्ति ने कहा, मैडम बैठो। सामने बैठे ही 30 सेकंड में एक उनको पेंटिंग बना दी। बोले तो बहुत बढ़िया है। पिकासो ने कहा, मैडम ये $50,000 की पेंटिंग है। महिला को विश्वास नहीं हुआ, वो बाजार में गई, पूछा, लोगों ने पूछा, अरे ये पिकासो की पेंटिंग है क्या? ये तो $1,00,000 ले लो आप। वापस आई, बोले सर आपने तो कमाल कर दिया, 30 सेकंड में $50,000 की पेंटिंग बना दी, मुझे भी सिखा दो ना। पिकासो ने कहा, जो पेंटिंग मैंने 30 सेकंड में तुम्हें बना के दी है, उससे बनाने सीखने के लिए मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए। तुम भी अगर अपने जीवन के 30 साल दे सकती हो, तुम्हें भी वो पेंटिंग बनानी आ जाएगी। तो ये अल्टीमेटली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जो सारी सफलता की बात है, सक्सेस की बात है, रिजल्ट्स की बात है, प्रेरणा प्रयास से परिणाम की बात है, ये आएगा मेहनत से ही आएगा, हार्ड वर्क से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। वो बच्चा जो गणित में कमजोर था और आत्महत्या करने के लिए कुएं पे जाके बैठा, तो थोड़ी देर उसने सोचा, तो उसकी बहुत ही आश्चर्यजनक चीज दिखाई दी कि जब महिलाएं कुएं से पानी खींच रही थी, वहां पे पत्थर पे उस मूंज की मुलायम रस्सी से निशान पड़ गया था। उसको समझ में नहीं आया, तो उसके इतने में गुरुजी आया, उन्होंने कहा कि भाई ये, बोले ये सामान्य सी बात है, बोले ये मूंज की रस्सी जब बार बार इस पत्थर को घिसती है, तो इस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। बच्चे को समझ में आ गया कि अरे मैं भी गणित के सवाल बार बार करूंगा, तो जड़मती जो मैं हूं, मैं सुजान बन जाऊंगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अनुशासन। वैसे तो अभी तक आप बहुत अनुशासित बैठे हो, क्योंकि मेरे लगभग 1 घंटा होने वाला है। कितनी देर और अनुशासित रह सकते हो? 10 मिनट? नहीं, अनलिमिटेड। बताओ, 10 मिनट और हैं? ठीक है। पिता और बच्चा पतंग उड़ा रहे थे सकरात पे। बच्चा बहुत उत्साहित था, चाहता था पतंग और लंबी हो, ऊंची जाए। उसने कहा, पापा ये पतंग की डोर है, इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, लंबी नहीं होने दे रही, तो पतंग की डोर तोड़ दो, इससे और ऊंची जाएगी। तो पिता ने कहा, कैसी बेवकूफ़ की बात कर रहा है? पर उसने कहा, इसको समझाने का सही अवसर है, अपनी बात समझाने का। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है। उस डोर तोड़ दी, एक तेज हवा का झोंका आया, पतंग ऊंची बादलों में गई। बच्चा ताली बजाते हुए उछला, बोले पापा मैंने कहा था ना। पापा ने कहा, बेटा रुक, 2 सेकंड रुक जा। 2 सेकंड बाद पतंग लहराते हुई नीचे जमीन पर आ गिरी। पिता ने कहा, अनुशासन की डोर ही हमें ऊंचाइयों पर लेके जाती है, ऊंचाइयों पर टिका के रखती है। जिस दिन तुमने अनुशासन की डोर तोड़ी, तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है, होगा ही होगा। सचिन का एग्जाम्पल, सचिन को सब जानते हैं। कितनी कम उम्र में, मैं तो जब उनको जब हम देखते थे, तो सचिन ने जब पहली सेंचुरी बनाई थी 1990 में, इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था, मुझे याद है। तो हम उस समय 12th में होते थे, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ ही था। तो फिर मुझे पहली बार ऐसा हुआ, यार मैं इतना बड़ा हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया। हम 18 साल के हो गए और ये 16 साल का है, इसने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, ऐसा उस समय आभास देता। पर वो कैसे हुआ? उसने प्रयास किया बार बार, रोज 8 घंटे नेट प्रैक्टिस। मैंने फोटो डाली, नेट प्रैक्टिस की डाली है, उसके बाद सफलता की प्रैक्टिस डाली है, सफलता की फोटो डाली है। नेट प्रैक्टिस से ही संभव हुआ। और क्या सचिन थकते नहीं थे खेलते खेलते? बताओ, आप बताओ। निश्चित रूप से थकते थे। और उनके कोच जो थे अचलेकर जी, वो क्या करते थे, फिर वो एक सिक्का लेते थे, सिक्का लेकर के विकेट के ऊपर रख देते थे और उनको कहते थे कि अगर
बॉलर ने तुम्हें आउट कर दिया तो ये सिक्का उसका, अगर आउट नहीं किया तो सिक्का तुम्हारा। ऐसा करके सचिन को मोटिवेट करते थे और वो हार्ड वर्क करता था। इसीलिए सचिन को आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। लोग गावस्कर को भूल गए, कपिल देव को भूल गए, ब्रैडमैन को भूल गए, चैपमैन को भूल गए, सचिन तेंदुलकर सबको याद है। कैसे हुआ? प्रैक्टिस से, मेहनत से। इनडोमिटेबल विल, ये क्या होती है? ये शब्द महात्मा गांधी ने काम में लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा इतनी कमजोर है कि वो छोटी बाधाओं से रुक जाती है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सोचते तो सभी हैं, हम सब सोचते हैं, पर कोई कोई व्यक्ति कर पाता है। कौन कर पाता है? जिसकी अदम्य इच्छा शक्ति होती है, जिसका दमन नहीं किया जा सके, जिसे डोमिनेट ना किया जा सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है, वो मिलता है सोक्रेटिस, सुकरात। सुकरात के एक शिष्य थे, वो भी उनके पास गए, हे गुरु मुझे सफलता का रहस्य बताओ। सुकरात ने जब नदी में प्रार्थना कर रहे थे, उस शिष्य का सिर उनके बालों से पकड़ा और उसे नदी में नीचे डुबो दिया। वो छटपटाने लगे, उनका शरीर नीला पड़ गया। सुकरात ने उनको बाहर निकाला। सुकरात ने उनसे एक प्रश्न किया, जब तुम्हारा सिर पानी के नीचे था तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? शिष्य ने कहा, हवा की, ऑक्सीजन की। सुकरात ने कहा, when you want to achieve success as intensely you wanted air when your head was underwater, you will get success, there is no other secret। जब आपका सिर पानी के नीचे था और जिस तीव्र इच्छा से आपको हवा की आवश्यकता थी, अगर वही इच्छा आपके में है तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता का और कोई रहस्य नहीं है, रहस्य है ही नहीं, साइंटिफिक है, कोई चांस नहीं है इसमें। अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अरुणिमा सिन्हा इंडिया की बहुत बड़ी वॉलीबॉल प्लेयर थी। पैर देख रहे हो आप इनका? पैर कटने के 2 साल बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ के आई है। आप में हॉल में कितने लोग हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने का विचार करते हैं, सोच रखते हैं? ये बताओ आप, सपना देखते हैं? इनको एक टॉफी और दे देते हैं। अब सुनो, पर ये टॉफी खाना जब जब जाके आ जाओ ठीक है ना? दे दो इनको, दे दो, लाइए, है ना? अब आप कल्पना करो कि जिसका आप सफल हो, मेरे भगवान से प्रार्थना है, जिसके पैर ही नहीं है, वो बात करिए माउंट एवरेस्ट पे जाने की। ये क्या है? वी कैन वी कांट। हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। ईदर वे यू आर राइट। दोनों ही तरह से सही हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही तरह से सही है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। महाराणा प्रताप के लिए तो क्या बताएं राजस्थान के लोगों को ये निक वुजिसिक नजर आ रहे हैं आपको? बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चोयल साहब की टक्कर के। हाथ नहीं, पैर नहीं, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, सभी धर्मों की बात कर ली, अपने सिख धर्म रह गया। ये एक ऐसा पिता था, जब इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चिनवाने का आदेश मुगलों ने दिया तो उन्होंने इसको हंसते हंसते स्वीकार किया। मैं नहीं समझता इतना संकल्पवान कोई व्यक्ति हो सकता है। क्या हो सकता है? तो फिल्मों में हो सकता है, रियल जिंदगी में नहीं हो सकता। और गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। ध्यान है आपको? है ना? चिड़िया से मैं बाज चढ़ाऊं तब मैं गोविंद सिंह कहलाऊं। इतना संकल्पवान होना पड़ेगा, इतना मजबूत होना पड़ेगा, फिर कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। ये 2 और स्लाइड आपकी। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजॉल्व करना, कि करना ही है। रिजोल्यूशन और फिर एक्शन। चोयल साहब कह रहे थे आपको, सोचने से नहीं होगा, करना भी है। एक बार एक जंगल में आग लग गई। ये कहानी किस किसने सुनी है पहले मेरे से? 5, फिर तो सुना सकते हैं ज्यादा नहीं सुनी। चिड़िया जो उस जंगल में रहती थी, उसे स्वीकार नहीं था
कि जिस जंगल में उसे आश्रय मिला है, भोजन मिलता है, जहाँ पे उसका घोंसला है, मुसीबत में मैं उसका साथ छोड़ दूँ। तो वो नदी पे गई, अपनी चोंच में पानी भरा और उसे आग पर डाल दिया। बार बार इस प्रयास में उसका एक पंख भी जल गया। वो पंख बुझाने के लिए पेड़ पे बैठी, तो एक कौवा बैठा था। ऐसे कौवे हमारे जीवन में भी हैं, आपको पहचान करनी पड़ेगी उनकी। कौवे ने उसे कहा कि ए चिड़िया, तू कितनी मूर्ख है, तुझे पता है ये जंगल की आग कितनी विशाल है, तेरी चोंच के 2 बूंद पानी से इस जंगल की विशाल आग नहीं बुझ सकती। तो चिड़िया ने कहा, ए कौवे, मुझे पता है कि मेरी चोंच के 2 बूंद पानी से इस विशाल जंगल की विशाल आग नहीं बुझ सकती, पर आज से 100 साल बाद जब इस गांव का इतिहास पढ़ा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों की सूची में शामिल होगा, तेरी तरह बैठकर तमाशा देखने वालों की सूची में नहीं। आप अपना नाम कहां लिखवाना चाहते हैं, कौन सी सूची में, आपको तय करना है, आप ही तय करेंगे। यू आर द क्रिएटर, यू आर द मैनेजर, यू आर द प्लानर, यू आर द प्रोग्रामर ऑफ योर लाइफ, यू आर द प्रोग्रामर ऑफ व्हाट एक्टिविटीज यू चूज इन लाइफ। सही है? मैडम ने एक शब्द बोल दिया, डेस्टिनी। डेस्टिनी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो अ थॉट रीप एन एक्शन। एक विचार दिमाग में लाओ और विचार को बो, तो उससे कुछ एक्शन होगा, कुछ कर्म होगा। सो अ थॉट रीप अ एक्शन, रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन, रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट, रीप अ कैरेक्टर, एंड सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक विचार है, उसको आप बो दोगे, उससे कर्म की उत्पत्ति होगी। जो कर्म है उसको बो दोगे, उस कर्म को बार बार करोगे, तो उससे हैबिट, एक आदत की उत्पत्ति होगी। उस आदत को आप जब बार बार करोगे उसको, तो उससे वो आपका चरित्र बन जाएगा, वो आपकी पहचान बन जाएगा। और जैसे आपकी जैसे आपके विचार, कर्म, आदतें और चरित्र होगा, वैसा ही आपकी नियति या डेस्टिनी होगी। ये बात बिल्कुल सही है। आ रही बात समझे? छोटी सी बात बता दूं, बच्चे हैं इसलिए। मान लो कोई बच्चे के विचार आता है, मान लो कि मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो विचार आया, तो उसका एक्शन क्या हुआ? एक्शन हो गया, क्लास में नहीं गया। ठीक है। हैबिट क्या हुई कि वो अब बार बार क्लास में नहीं जाता, हैबिट बन गई, तो बच्चा क्लास में नहीं जाता। ठीक है। कैरेक्टर क्या हुआ? कैरेक्टर ये हुआ कि साहब ये क्लास में नहीं आने वाला बच्चा है, ये पढ़ाई से जी चुराने वाला बच्चा। और उसकी डेस्टिनी क्या होगी आपको पता है। किसी बच्चे के दिमाग में आया कि यार इसकी पेंसिल ले लेता हूं, तो कर्म क्या बना? उसने पेंसिल ले ली। जब उसने बार बार पेंसिल ले ली, रबर भी ले लिया, तो क्या हुआ? आदत बन गई। आदत से उसका चरित्र बना। क्या चरित्र बना? अरे तो चोर है, और चोर की डेस्टिनी जेल में है। थॉट, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, पांचों जुड़े हुए हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है। सो देयर इज नो डेस्टिनी, इट्स ओनली थॉट्स। बढ़े आगे। हाँ, एक कहानी और सुनाऊं? थके तो नहीं हो? मैं नहीं थका। कितने लोग तैयार हैं? वो बिटिया को नींद आ रही है, तुम्हें नहीं सुना, तुम कान बंद कर लो। ठीक है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो हैं, जहां हैं, वो सब उस प्रभु की युक्ति है, उसकी रचना है, उसी रूप में देखने की आवश्यकता है। हमें क्या लगता है? अच्छा, हमें लगता है, चोयल साहब को लगता होगा यार साहब बढ़िया है, अजमेर के ही हैं और आईएएस में आ गए यार, तो बहुत बढ़िया है, ठाट है ना। मुझे क्या लगता है यार, हमारे रोज की क्या चक्कर है, इनके सही है, चक्की बनाओ, अपने बिजनेस करो, आगे बढ़ो। ठीक है। ऐसे ही सभी को एक दूसरे की स्थितियां अपनी तो खराब लगती है, दूसरे की अच्छी लगती है ना। ये बात कई लोगों की पत्नियों पे भी लागू होती है। सभी पे होती है। सभी पे कौन बोला भैया? ये हिम्मत वाला पुरुष, इसका नाम बताओ। तो, मतलब मन ही मन तो स्वीकार कर ले हैं, पर 1500 लोगों की उपस्थिति में सरेआम ये स्वीकार कर ले, बहुत बढ़िया। तो एक बच्चा था,
वो मैदानों में रहता था, खेत था उसके पिता का पास में। वो दूर पहाड़ पे देखता था तो उसे एक सुनहरा चमकता हुआ घर दिखाई देता था। वो हमेशा मन में उसकी बात रहती थी कि अरे मेरा घर भी ऐसा होता, सुनहरा घर होता, सोने का घर होता, चमकता हुआ घर होता। एक बार जब उसके पिता घर पे नहीं थे, वो बाहर निकल गया। वो घर जितना दूर वो सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा दूर था। चलता गया, पूरे मैदान पार कर लिए, पहाड़ पे चढ़ा। पहाड़ पे जब चोटी पे पहुंचा तो शाम हो गई थी। उसे वहां एक टूटा फूटा सा साधारण सा घर दिखाई दिया, जैसा उसका खुद का घर था। उसने दरवाजा खटखटाया, एक बच्चा बाहर आया। उसने उस बच्चे से पूछा, मैं मेरे घर से देखता था तो मुझे यहां सुनहरा घर दिखाई देता था, क्या तुमने एक सुनहरा घर देखा है? तो बच्चा उसको हाथ पकड़ के अंदर अपनी खिड़की पे ले गया। और जब वो बच्चा मैदानों से पहाड़ की ओर देखता था तो वो जो घर था, जिस पे जो कांच की खिड़कियां थी और उस पे सूर्य की किरणें जब पड़ती थी तो चमकती हुई दिखाई देती थी। अब वो उस घर में रहने वाला जो बच्चा था, उसने खिड़की में से मैदानों में दूर एक घर दिखाया जो शाम के कारण सूर्य की किरणें पकड़ने से चमक रहा था, एकदम सुनहरा सोने सा। और उस बच्चे को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जिस घर को छोड़ के आया था वह वही घर था। उसे पता लगा कि उसका घर भी सुनहरा घर है। दिस इज हाउ लाइफ इज। द ग्रास अपीयर्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। उधर हरी हरी ज्यादा दिख रही है नहीं? तो चोहेल साहब, इधर भी ऐसी है मामला। तो आप जैसा हर्षवाल साहब का है, जैसे लखन जी का है, जैसे चेयरमैन साहब का है। तो जो दिया है भगवान ने, जो हमारे लिए इस जीवन काल में उस परमपिता परमेश्वर ने तय किया है, वो ही सर्वोत्तम है, वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर वो चाहे घर हो या वो बहादुर आदमी चाहे पत्नी हो। कृष्ण के पास क्या था और सुदामा के पास क्या? सुदामा के पास जब वो गए तो पोटली में बंधे हुए कुछ सूखे चावल थे, पर कृष्ण के लिए वही पर्याप्त है। क्योंकि जो संतोष है, संतोष को का कोई पैमाना नहीं है, उसे मापा नहीं जा सकता। संतोष मन की बात है, मन में होता है संतोष। जो है उससे आनंद करें और कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये कोई बताने की बात ही नहीं। मैं बात खत्म कर देता हूं अपने, क्योंकि मेरा टाइम हो गया पूरा। ये और बात, हमेशा अपना कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। ये बात मुझे अब समझ में आई है, क्योंकि मैं तो अब तक इतना बड़ा हो गया तो फल की इच्छा से ही सारे कर्म करता था। मुझे लगता था एग्जाम में अच्छा ये एग्जाम क्लियर करना है, मार्क्स अच्छे आना है, मुझे कहता पढ़ाई कर लो, इस चक्कर में करता। आप में कौन कौन ऐसे हैं जो कर्म फल की इच्छा से ही करते हैं? हाथ खड़ा करो। तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं। फिर मुझे पहली बार एक बात समझ में आई, जो ब्रह्म कुमारी का एक कार्यक्रम था, उसमें गया। मैं समझाता हूं आपको क्या अर्थ है। जानना चाहते हैं क्या? मान लीजिए जैसे आपका बच्चा है, स्कूल जाता है, रोज बस से जाता है। आप अपने घर से जो बस स्टॉप है वहां तक उसको छोड़ने जाती हैं, ठीक है? अब ये आपका कर्म हो गया। अब उसका फल क्या क्या हो सकता है? फल भिन्न हो सकता है। क्या? साधारण सा फल तो यही है कि आप छोड़ने गए, बस आई, बच्चा उसमें बैठा, स्कूल गया, पहला फल। दूसरा फल है कि आप गए छोड़ने पर उस दिन बस जल्दी आ गई थी, तो बस चली गई, आपको बच्चा वही रह गया, ये इसका फल है। तीसरा फल क्या हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है। आप गए, पड़ोसी अपने कार से जा रहा था, बोले भाभी जी मैं छोड़ देता हूँ उसको, आप मेरी गाड़ी में बैठा दो, तो और अच्छा हो गया। और क्या हो सकता है? आप गए, कोई रास्ते में कुत्ता था उसने काट लिया, कोई मोटरसाइकिल वाला कोई पैर पे गाड़ी चला गया। कर्म चारों में एक है, फल भिन्न है। क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में यह बात कही थी, कर्मण्य के वाधिका रस्ते मां फदेशु कलाचलन। जब ये बात कही थी तो तब कही थी जब कौरव और पांडव की सेना आमने सामने थी और अर्जुन ने हार के डर से शस्त्र नीचे रख दिए थे। तो फिर इसका महत्व आता है कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से, गाना भी है इसका पर सुनाऊंगा नहीं अब, ठीक है? युद्ध कर, युद्ध कर, ठीक है? तो हम अपना कर्म करें
और फल भगवान के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि फल जरूरी नहीं है कि वही मिलेगा जो आपने सोचा है। ठीक है, तो फिर हम उससे निराश हो जाते हैं। बढ़िया आगे। बस, तो मैं बात खत्म करता हूं अपनी। मुझे मोटे तौर पे यही कहना था कि जिन क्वालिटीज़ की मैंने आज बात करी है, जिन एट्रीब्यूट्स की बात करी है, जिन डिस्टिंक्शंस की मैंने आपको बात करी है, किसी भी व्यक्ति की सफलता में, किसी व्यक्ति मतलब कोई स्टूडेंट के लिए भी, कोई कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी, कोई बिजनेसमैन के लिए भी, कोई टीचर के लिए भी, कोई सैलरीड पर्सन के लिए भी, सभी के लिए अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे ये इतनी कॉमन है, जैसे रसोई में अगर कुछ भी पकाना है तो सिलेंडर और वो गैस तो चाहिए ही, फिर डिश अलग अलग हो सकती है। आ रही बात समझे? अब लास्ट बात मैं जो कह रहा हूँ कि इसका अब आप 1-1.25 घंटे आपने मुझे सुन लिया, 1 घंटे करीब सुन लिया है ना, आनंद भी ले लिया। अब आप ये देखो कि आज जब आप यहाँ से जाते हो तो अब आपके जीवन में बदलाव क्या आया? क्या ये बात यहाँ से जाके यहाँ जाके एक्शन में ट्रांसफॉर्म हुई क्या? डज इट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन? क्या आपको एक भिन्न व्यक्ति बना रही है क्या? क्या आपके जीवन में बदलाव ला रही है क्या? अगर ला रही है तो फायदा है, नहीं तो 1 घंटा आपने भी अपना खराब किया और मेरा भी खराब किया, मेरा भी खराब हुआ। आ रही बात समझे? कैसे करें इसका एक तरीका हो सकता है। तरीका हो सकता है, कौन कौन बच्चे आए हैं आज जो रजिस्ट्रेशन करा के हैं? कुछ आपको फायदा वायदा हुआ है? कहानी सुन के जा रहे हो? आप तो ये सोच के आएंगे मुझे ये बताएंगे कि साहब कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, है ना, या कौन से कोचिंग सेंटर जाना चाहिए जिससे श्योर सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो किसी कोचिंग सेंटर गए नहीं कभी। समझिए मेरी बात। ये जो सारे कारक हैं बेटा, यही महत्वपूर्ण है। कोई सा भी एग्जाम हो, सब में ये इंपॉर्टेंट है और यही मेन इंग्रेडिएंट है सक्सेस के लाइफ में। अब कैसे इसको करें? आप अपने एक तो गोल्स तय करो, सपने जो भी गोल्स है, रिटन गोल्स होने चाहिए। चोहल साहब कह रहे थे ना, लिख लीजिए, बता दीजिए, बोर्ड पे लिख के चिपका लीजिए। आप में से बताओ कौन कौन परिवर्तन चाह रहा है जीवन में, या ऐसे टाइम पास करने के हिसाब से आए? टाइम तो आपका खराब हो गया। फिर हर्षवाल साहब नहीं जा रहे चाह रहे हो ना? फिर जाकर के जो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इनको लिखें, बोर्ड पे चिपकाएं, परिवार के साथ डिस्कस करें, रोजाना उस पर टिक लगाएं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तब तो कुछ जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लास्ट स्लाइड है। कुछ क्वालिटीज चाहिए: इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, डिसिप्लिन, करेज, लॉयल्टी, फॉरगिवनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, फेयरनेस, हार्ड वर्क और ग्रेटिट्यूड। आपको सबको इनका अर्थ पता है? लक्ष्य ठीक है, मेहनत ठीक है, हार्ड वर्क ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिंदगी एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तुम भी चलो, हम भी चलें। ना तो जमी मंजिल है ना आसमान मंजिल है, जो जिंदगी है वही मंजिल होनी चाहिए। जीवन में आनंद लेना, खुद भी एंजॉय करें, फैमिली भी करे, समाज करे, देश करे, समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, आप और आपके परिवार भी आगे बढ़े। ऐसी मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।